नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। लेकिन इससे पहले कि हम ये सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि मेरे वीडियोज़ पर कोई फ्रॉड व्यक्ति कमेंट करता है जिसने मेरी पिक्चर लगाकर अपना यूट्यूब हैंडल बनाया हुआ है, यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। हालांकि चैनल पर कोई कंटेंट नहीं है, लेकिन वो पर्सन आपके कमेंट्स पर रिप्लाई करता है कई बार और वहाँ से बोलता है कि आप मुझे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं और इससे ज़्यादा सलाह मैं फ़ीस लेकर आपको दूंगा। तो मैंने कभी कोई कमेंट ऐसा नहीं किया है और ना मैं फ़ीस लेकर डायरेक्ट आपके सवालों के जवाब देता हूँ। तो कई बार ऐसा कन्फ्यूजन हो सकता है, जब आप पिक्चर देखेंगे तो शायद आप उस हैंडल को देखना भूल जाएं। हालांकि मेरा जो चैनल है वो पंकज मटपाल के नाम से है, वो आप जानते हैं। लेकिन ये ऐसे लोग क्या करते हैं कि वो नाम के आगे पीछे एक दो वर्ड ऐड करके और चैनल बना देते हैं, और क्योंकि पिक्चर मेरी वहाँ पर लगी होती है तो आप कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं। तो प्लीज़ इस तरह से आप झांसे में ना आएँ और ऐसी गलती ना करें। आपको जो भी सवाल पूछना है आप कमेंट बॉक्स में ही सवाल पूछें और मैं वहाँ पर आपको उत्तर दे दूंगा, देने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप इस तरह से जालसाजी का शिकार ना हो, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर अलर्ट कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला और लेते हैं पहला सवाल जो पूछा है स्निग्धा जी ने। स्निग्धा जी, आपने बताया है कि आपके पास 50 लाख रुपए हैं और आपने मेंशन किया है आफ्टर रिटायरमेंट। तो मतलब कि ये या तो रिटायरमेंट बेनिफिट है आपको मिला है या फिर आप रिटायर हो गई हैं और आप कहना चाह रही हैं कि इस वक्त पर आपके पास 50 लाख रुपए अवेलेबल हैं जिन्हें आप इन्वेस्ट करना चाहती हैं म्यूचुअल फंड्स में। और आपने एक स्कीम चुनी है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड और आपने कहा है कि 5 साल के बाद इस स्कीम से आप SWP करना चाहेंगी, यानी कि पैसे इन्वेस्ट करेंगे अभी आप, 5 साल तक वो ग्रो होंगे और 5 साल के बाद आप वहाँ से सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के जरिए पैसे विड्रॉ करना चाहेंगी। साथ ही आपने ये भी मेंशन किया है कि आपका जो फोकस है वो है कैपिटल प्रोटेक्शन पर। स्निग्धा जी, आप जानती होंगी और मैं आपको बता भी दूं कि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स डिपेंड करते हैं अंडरलाइंग असेट की परफॉर्मेंस पर, यानी कि उस स्कीम का इन्वेस्टमेंट कहाँ पर हुआ है और उन असेट क्लासेस का या उन सिक्योरिटीज़ का, शेयर्स का कैसा रिटर्न है, कैसी उनकी परफॉर्मेंस है, इस बात पर निर्भर करता है उस स्कीम का रिटर्न। और दूसरी बात, जहां तक सवाल है कैपिटल प्रोटेक्शन का, तो ऐसा तो यहां पर कुछ है नहीं और जो भी वैल्यू है वो कम और ज़्यादा हो सकती है। अब मैं बता दूं आपको कि HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड आपने क्यों चुना, क्योंकि आपने इसकी अच्छी परफॉर्मेंस देखी। लेकिन ये परफॉर्मेंस आई कहां से, ये भी जानना जरूरी है। यदि हम देखें कि इस स्कीम का जो लास्ट डिस्क्लोज्ड पोर्टफोलियो है उसके हिसाब से अराउंड 60% एलोकेशन इक्विटी शेयर्स में है और इक्विटी शेयर्स में भी आप को मैं बता दूं कि अराउंड 11% मिड कैप में और अराउंड 7% एलोकेशन यहाँ पर स्मॉल कैप में है। तो यदि आप किसी स्कीम में इन्वेस्ट करती हैं और उसका 58-60% एलोकेशन इक्विटी में है, तो यानी कि यहाँ पर वॉलेटिलिटी या उतार चढ़ाव जिसे हम कहते हैं मार्केट में, उसकी संभावना काफ़ी रहेगी। ये फंड अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसा आपने कहा कि आपकी प्रायोरिटी जो है वो कैपिटल प्रोटेक्शन है, तो उस हिसाब से ये फंड आपके लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन हाँ, यदि आप चाहती हैं कि आप 5 साल निवेशित रहेंगी और आप मार्केट के अप्स एंड डाउन्स यानी कि वॉलेटिलिटी का जो रिस्क है वो लेने को तैयार हैं, तो बिल्कुल आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकती हैं। और देखिए, म्यूचुअल फंड्स में जोखिम तो है लेकिन यहाँ पर रिटर्न्स की संभावना भी रहती है और इसीलिए हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो एक और मेरी राय है, आप एक ही स्कीम में पूरा पैसा इन्वेस्ट करने की बजाय यदि इसे डिवाइड करके करेंगी तो बेहतर होगा। पहले तो आपको जो गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है जैसे कि सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम,
इसमें आपको पैसा जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त पर 8.20% का इंटरेस्ट मिल रहा है, सरकारी स्कीम है और क्रेडिट रिस्क है नहीं, यहाँ पर सॉवरेन गारंटी है। तो मेरे हिसाब से वहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कुछ पैसा। फिर कुछ पैसा बेशक बैलेंस एडवांटेज फंड में भी इन्वेस्ट कर सकती हैं, और वहाँ पर भी अगर हम बात करें ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड और HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, तो यदि आप देखती हैं कि रिटर्न्स बैलेंस एडवांटेज फंड्स के बेहतर हैं, लेकिन यदि हम बात करें डाउन साइड प्रोटेक्शन की, तो वो मुझे ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड में ज़्यादा दिखाई देता है। तो डेफिनेटली यदि रिटर्न्स ज़्यादा मिल रहे हैं तो वहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा है। तो इसलिए आप सिर्फ रिटर्न ना देखें, बल्कि रिस्क को भी यदि मैनेज करना है तो यहाँ पर आप एक के बजाय 2 बैलेंस एडवांटेज फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकती हैं। इसके अलावा आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड भी कंसिडर कर सकती हैं। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में जो इक्विटी एलोकेशन है वो 10% टू 25% होता है, जहां यहां पर आप देख रही हैं कि करीब क्लोज टू 60% एलोकेशन इक्विटी में है। वहीं यदि हम कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड की बात करें तो वहां पर यह एलोकेशन काफ़ी कम होता है। तो मतलब मार्केट के उतार चढ़ाव का रिस्क कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में काफ़ी कम हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये भी समझना जरूरी है कि रिटर्न्स भी वहां पर आपको कम मिलेंगे कंपैरेटिवली, ये भी हमें समझना चाहिए। आपके सवाल के माध्यम से मैं एक सवाल का जवाब और दूंगा। कुछ दिन पहले किसी व्यूअर ने एक कमेंट किया था मेरे वीडियो पर, जहां पर मैंने ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड को लेकर वीडियो बनाया था, और उसमें मैंने रजत चांडक जो कि एक को फंड मैनेजर हैं उस फंड के, उनका इंटरव्यू लिया था। तो किसी व्यूअर ने कमेंट किया था कि अगर आप रिटर्न की बात करें तो HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड्स के रिटर्न्स तो बहुत ही बेहतर हैं ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड से। तो इसमें कोई शक नहीं है कि यदि हम रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न्स में आप डिफरेंस पाएंगे, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि आप कंपेयर किससे कर रहे हैं। यदि आप किसी ऐसे फंड से कंपेयर करेंगे जहां पर इक्विटी एलोकेशन ज़्यादा हो और इक्विटी की परफॉर्मेंस बेटर रही हो, तो बेशक रिटर्न्स तो बेहतर होंगे ना, लेकिन ये भी तो समझना जरूरी है कि डाउन साइड कितनी प्रोटेक्टेड है और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी आपको समझना है कि यदि आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो हाई रिस्क लेने को तैयार हैं, लेकिन रिटर्न्स आपको हाई चाहिए, तो आप स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, माइक्रो कैप में भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका ऑब्जेक्टिव है कि रिटर्न्स थोड़े से FD से बेहतर मिले लेकिन रिस्क भी आपका कम हो, तो फिर आपको उस तरह का फंड चुनना चाहिए। तो 2 फंड्स को कंपेयर करते समय हमेशा रिस्क को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो स्निग्धा जी आते हैं आपके सवाल पर, तो मेरी सलाह यही है, जैसा मैंने कहा, कि आपको अपने 50 लाख रुपए को एक स्कीम में इन्वेस्ट करने की बजाय अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आपके पोर्टफोलियो में रिस्क कम रहे और साथ ही इन्फ्लेशन को बीट कर सके ऐसे रिटर्न्स भी आपको मिल पाए। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी सलाह आपको ठीक से समझ में आई होगी, और फिर भी यदि आपका कोई फॉलोअप क्वेश्चन हो तो आप दोबारा से कमेंट करके पूछ सकती हैं। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है सुनील पांड्या जी ने। सुनील जी, आपने कहा है कि आपके पोर्टफोलियो में है एक्सिस स्मॉल कैप फंड जहां पर 6000 की SIP है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 8000, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में 9000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 5000, SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड में 2500 एंड मिरे एसेट इमर्जिंग इक्विटी फंड जो कि अभी मिरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड हो गया है, जिसका नाम वहाँ पर है 2500, और आपको 10 से 12 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। आपने कहा है कि बाद में HW भी करना चाहिए, तो बाद में आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के जरिए यहाँ से पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं। मैं आपको एक बात बता दूँ, अगेन आपने स्मॉल कैप फंड में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि आपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत जो है वो कुछ समय पहले ही की है। ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने मार्केट की तेज़ी देखी है तो वो ज़्यादा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि स्मॉल कैप में रिस्क भी ज़्यादा होता है। आपने 10-12 साल की बात की है, लेकिन कई बार ऐसा होगा और हो सकता है
कि इस बीच में काफ़ी तेज गिरावट देखने को मिले और तब कहीं ऐसा ना हो कि आप मार्केट से एग्जिट कर जाएं। तो एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाना बेहतर होता है, ऐसा सोच के कि आपको रिटर्न्स जो है वो 18-20% के मिलेंगे और इसके लिए आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जहां पर 15-20%, 25% की गिरावट होगी आपके पोर्टफोलियो में, तो आप वहां से कहीं घबरा कर निकल ना जाएं। तो मेरे हिसाब से आपको स्मॉल कैप में एक्सपोजर कम करना चाहिए, उसके बजाय लार्ज कैप में बढ़ाना चाहिए। यदि आप एक लार्ज कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लें तो बेहतर होगा, और यदि आप लार्ज कैप फंड ऐड करना चाहते हैं तो फिर मैं आपको आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड ऐड करने की सलाह दूंगा। ये अच्छा रहेगा। और अदरवाइज यदि आप एग्जिस्टिंग फंड्स में ऐड करना चाहें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में आप थोड़ा सा अमाउंट ऐड कर सकते हैं, इसे आप टॉपअप कर सकते हैं, तो इससे भी लार्ज कैप में आपका एक्सपोजर बढ़ जाएगा। ये भी थोड़ा मेरे हिसाब से सही है। और अदरवाइज़ प्योर लार्ज कैप फंड को ऐड करना सही रहेगा। आपको स्मॉल कैप से थोड़ा सा एक्सपोजर कम करना चाहिए। और साथ ही मिड कैप में भी आपका एक्सपोजर काफ़ी है, और क्योंकि मिड कैप फंड्स भी हैं और साथ में लार्ज एंड मिड कैप फंड्स के जरिए भी आपका इन्वेस्टमेंट मिड कैप में हो रहा है, तो मुझे लगता है कि मिड कैप से भी थोड़ा एक्सपोजर कम किया जा सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि या तो आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में टॉपअप कीजिए या फिर एक लार्ज कैप फंड ऐड करेंगे तो ये और भी सही होगा। ये मेरी राय है। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है अशोक कुमार जी ने, और ये सवाल है एक यूलिप को लेकर। आपने कहा है कि आपने बजाज अलायंस फ्यूचर गेन पॉलिसी ली हुई है जो कि अप्रैल 2017 में आपने ली थी, और 5 साल का प्रीमियम आपने भर दिया है। 1 साल का प्रीमियम है 1 लाख, यानी कि 1 लाख पर एनम का आप प्रीमियम भर रहे हैं, भरा है आपने, 5 लाख भर चुके हैं, और आप जानना चाहते हैं कि आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए, यहाँ पर बने रहना चाहिए। तो मैं बता दूँ कि यूलिप में, और इस स्कीम की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस हैं वो फर्स्ट 5 ईयर्स में, 6th ईयर से प्रीमियम एलोकेशन चार्ज नहीं है। तो यहाँ पर प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस के रूप में आप अच्छा खासा अमाउंट ऑलरेडी चुका चुके हैं, और पॉलिसी एडमिन चार्जेस यहाँ पर अभी भी एप्लीकेबल रहेंगे, जो कि 33.33 रुपीज़ था फर्स्ट ईयर में एवरी मंथ, और जो कि इंक्रीज़ हो रहा है 5% से एवरी ईयर, तो ये बन जाता है 42.54 रुपीज़। लेकिन यहाँ पर यह है कि मंथ में 500 रुपीज़ मैक्सिमम चार्ज किए जा सकते हैं, और आप यहाँ पर करीब इस साल की बात करूँ तो कैलकुलेशन निकल कर आती है 510 रुपये 46 पैसे, इतना आप पॉलिसी एडमिन चार्ज देंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपका फंड मैनेजमेंट चार्जेस वो भी एप्लीकेबल होंगे। तो चार्जेस तो अब बहुत ज़्यादा नहीं बचे हैं, क्योंकि जो मेन चार्ज था प्रीमियम एलोकेशन चार्ज वो इनिशियल ईयर्स में एप्लीकेबल था, और 6th ईयर से वो एप्लीकेबल नहीं है। तो चार्जेस के हिसाब से मैं नहीं कहूँगा कि आपको एग्जिट करना चाहिए, लेकिन यदि हम बात करें फंड्स की परफॉर्मेंस की, अब ये निर्भर करता है कि आपने किस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि इस यूलिप में कई अंडरलाइंग फंड्स हैं, तो निर्भर करेगा आपने कहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन फिर भी यदि हम देखें तो यहाँ पर जो अंडरलाइंग फंड्स हैं उनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर बने रह सकते हैं, लेकिन देखिए कि आपने कौन सा अंडरलाइंग फंड चुना हुआ है। और जैसे कि यहाँ पर प्योर इक्विटी फंड भी है, और साथ में यहाँ पर आपके पास में फ्लेक्सी कैप की चॉइस भी है। आप देखें स्मॉल कैप की चॉइस भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्मॉल कैप में आपको एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी स्मॉल कैप में अच्छी खासी रैली हो चुकी है। और दूसरी बात, जब आप यूलिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा पैसों की सेफ्टी, सिक्योरिटी वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो मेरे हिसाब से यदि आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करेंगे, फ्लेक्सी कैप फंड में करेंगे, तो ये मेरे हिसाब से सही रहेगा। तो आप यहाँ पे बने रह सकते हैं, लेकिन अंडरलाइंग फंड जो है उसका चुनाव आप सही से कर सकते हैं। और यदि आप कमेंट करके मुझे बता दें कि आपका अंडरलाइंग फंड कौन सा है, तो मैं उस पर आपको विशेष रूप से राय दे सकता हूँ। लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है शांतनु दत्ता ने। शांतनु जी, आपने बताया कि आप कोलकाता के रहने वाले हैं और 35 ईयर्स ओल्ड हैं, आपकी एज है 35 ईयर्स की, और रिटायरमेंट के लिए 3 करोड़ का आपने लक्ष्य लिया है, 3 करोड़ रुपये आप जुटाना चाहते हैं। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि रिटायरमेंट एज 60 ईयर्स, यानी कि 25 साल का आपके पास समय है।
और आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 2022 से आपने शुरुआत की है, आपने अपना पोर्टफोलियो बताया है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 3000, एसबीआई स्मॉल कैप फंड में 3000, एडलवाइज स्मॉल कैप फंड में 1500 और कोटक मिड कैप फंड में 2000 रुपीज़ की एसआईपी कर रहे हैं। और क्योंकि 2022 में आपने शुरुआत की है तो आपने फंड्स की परफॉर्मेंस देखी कि स्मॉल कैप फंड्स की परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छी है, मिड कैप की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, तो आपने अपना जो मैक्सिमम एक्सपोजर था वो स्मॉल कैप में यहाँ पर ले लिया है। लेकिन मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। भले ही हम बात कर रहे हैं 25 साल की, लेकिन पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट सेगमेंट्स का एक्सपोजर होना चाहिए। ऐसे तो मैं आपको कह दूं कि एक पर्टिकुलर सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो क्या हमें सिर्फ उस सेक्टर में एक्सपोजर लेना चाहिए? ऐसा नहीं होता है। इकोनॉमी में डिफरेंट साइकिल्स होते हैं और अलग अलग समय पर अलग अलग सेक्टर्स और अलग अलग मार्केट कैप्स वाले स्टॉक्स बेहतर परफॉर्म करने की क्षमता रखते हैं। इसके लिए यदि पोर्टफोलियो बैलेंस्ड होगा तो फिर इससे आपको रिस्क मैनेज करने में मदद मिलेगी और साथ ही लॉन्ग टर्म में आप अच्छे रिटर्न्स भी अर्न कर पाएंगे। साथ ही आपने ये भी कहा है कि आपने एडलवाइज स्मॉल कैप फंड में 20,000 रुपीज़ लमसम में ऐड किए हैं और अब आपके पास 10 लाख रुपीज़ और हैं जिन्हें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप जानना चाहते हैं कि किन फंड्स में करना चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपका सवाल पूरा पढ़ता हूं। आपने ये भी कहा है कि एक या दो और स्मॉल कैप फंड आपको मैं सजेस्ट करूं, मतलब पहले से आपने इतने स्मॉल कैप फंड लिए हुए हैं और इसमें आप 2 फंड और ऐड करना चाहते हैं, तो भाई मैं तो ऐसी सलाह आपको नहीं दूंगा। और आपने क्या कहा है आगे, कैन आई इन्वेस्ट द मनी इनटू कोटक मिड कैप एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जो कि आपके पास ऑलरेडी है, उनमें आप ऐड करने की बात कर रहे हैं। 10 लाख रुपए नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बिल्कुल कहूँगा कि आपको लार्ज कैप, मिड कैप में थोड़ा ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको लार्ज कैप में ऐड करना चाहिए इस पैसे को, या आप मल्टी कैप ऐड कर लें तो आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह का एक्सपोजर मिलेगा। लेकिन अलग से स्मॉल कैप फंड तो आप ना ही लें तो अच्छा होगा। पहले बात करते हैं, मान लीजिए 25 साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और एसआईपी है आपकी 9,500 रुपीज़ की, 10 लाख आप लमसम में इन्वेस्ट कर देंगे, 20,000 रुपये आपने ऑलरेडी टॉपअप किया है, तो यदि 12% के CAGR पर मैं कैलकुलेट करूं तो ये बनता है करीब 3 करोड़ 35 लाख रुपीज़ 25 साल में। अब क्योंकि आपका एक्सपोजर स्मॉल कैप में ज़्यादा है तो यहाँ पर ज़्यादा रिटर्न्स की उम्मीद है, तो चलिए कैलकुलेशन के लिए 15% पे कर देते हैं, तो लगभग 6 करोड़ रुपये इकट्ठा हो सकते हैं 25 साल के बाद। और यदि हम 6% का इन्फ्लेशन लेके चलें तो ये जो करीब करीब 6 करोड़ रुपये बन रहे हैं उसकी वैल्यू 25 साल के बाद रह जाएगी करीब 1 करोड़ 39 लाख के आसपास, 6% के इन्फ्लेशन के हिसाब से। तो 15% का रिटर्न मिला लॉन्ग टर्म में, तो आप करीब करीब इन्फ्लेशन एडजस्टेड 1.39 करोड़ रुपीज़ एक्यूमुलेट कर पा रहे हैं, चाहे वैसे वो 6 करोड़ बन रहे हों। तो पहली बात तो यह है कि जो आपकी एसआईपी है उसमें आपको स्टेप अप करना चाहिए। 10% का स्टेप अप करेंगे और 15% का CAGR मैं कैलकुलेशन के लिए ले लूँ तो फिर करीब करीब 8.80 करोड़ रुपये बनते हैं और उसकी वैल्यू विद इन्फ्लेशन ऑफ 6% करीब 2 करोड़ होगी। तो इतना तो आपको करना ही चाहिए कि 10% से आपको स्टेप अप करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मेरी राय तो यह है कि स्मॉल कैप में एक्सपोजर ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। आपको जो एसआईपी है वहाँ पर भी आपको थोड़ा एक्सपोजर स्मॉल कैप में कम करना चाहिए और एक लार्ज कैप फंड आपको ऐड करना चाहिए। साथ ही आपको एक इंटरनेशनल फंड भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। तो मैं आपको थोड़े फंड्स बताता हूँ। इंटरनेशनल में आप ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप फंड या फिर ICICI प्रूडेंशियल नैस्डैक 100 फंड या दूसरा कोई नैस्डैक 100 फंड, क्योंकि एक इंडेक्स फंड है, और आप मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड्स या आदित्य बिरला सन लाइफ नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं। तो आपके पास एक इंटरनेशनल फंड होना चाहिए। और लार्ज कैप फंड में आप एक इंडेक्स फंड कंसिडर कर सकते हैं और इसके लिए आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड कंसिडर किया जा सकता है। और मल्टी कैप फंड की बात की जाए तो मल्टी कैप फंड में अगेन ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, इनमें से कोई एक फंड आप ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको लार्ज कैप फंड और मल्टी कैप फंड
मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए लंबे समय के लिए। और जहाँ तक सवाल है इंटरनेशनल फंड का, उसमें आप एक SIP करें। आप एक स्मॉल कैप फंड की SIP को रोकें और उसके बजाय आप एक इंटरनेशनल फंड में SIP शुरू कर लें। ये मेरी राय है आपके लिए। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है मुदित सिंघल ने। मुदित जी, आपने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया है। आपके पोर्टफोलियो में है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड जिसमें 4000 की SIP है, मेरे एसेट फोकस फंड जिसमें 1500 की SIP है, मेरे एसेट लार्ज मिड कैप फंड में 2500 और ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में 1500 की SIP आप कर रहे हैं। आपका गोल है 60 लाख रुपीज़ एक्यूमुलेट करना 20 ईयर्स में। और तो आपने पूछा है कुछ चेंजेस करने चाहिए। मैं पहले बता दूं आपको कि यदि आप 9500 की SIP कर रहे हैं पर मंथ और 12% के CAGR पर मैं कैलकुलेट करूं तो 20 ईयर्स में करीब 87 लाख रुपीज़ इकट्ठा हो पाएंगे। और यदि 6% के इन्फ्लेशन हम मानकर चलें, उससे हम कैलकुलेट करें तो 20 ईयर्स के बाद इन 87 लाख की जो वैल्यू होगी वो करीब 27,24,000 के आसपास होगी। तो मुदित जी, मैं आपको राय दूंगा कि आपको कम से कम 10% से स्टेप अप करना चाहिए हर साल, ताकि थोड़ा ज़्यादा अमाउंट एक्यूमुलेट हो पाए। अब बात करते हैं उन फंड्स की जो आपके पोर्टफोलियो में हैं। इनमें से मेरे एसेट फोकस फंड की परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में काफ़ी ख़राब रही है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप इसमें बने रह सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम उम्मीद कर सकते हैं कि फ़ंड अच्छा परफॉर्म करेगा। बाकी फंड्स भी अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि आपने बात की है 20 साल की, तो एक तो आपका एक्सपोजर स्मॉल कैप में नहीं है, या तो आप स्मॉल कैप फंड एक ऐड कर लें, क्योंकि ऑलरेडी लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप ये आपके पोर्टफोलियो में है। तो मेरे हिसाब से जो ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, इसकी जगह पर ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि बात हो रही है 20 साल की, तो स्मॉल कैप में एक्सपोजर होना मेरे हिसाब से सही रहेगा। और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो है यहाँ पर, क्योंकि डेट एंड गोल्ड का भी यहाँ पर मतलब स्कीम का अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में गोल्ड और डेट भी है, तो हम बात करें लंबे वक्त की, तो मेरे हिसाब से इसे आप रिप्लेस कर दीजिए स्मॉल कैप फंड से, बाकी सब ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है जिन सवालों के मैंने जवाब दिए वो आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे और ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इसी तरह से आपके जो भी सवाल और सुझाव हो वो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहें और मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।